तो कैसे हैं आप लोग। 24 दिसंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। वैसे मैं 5 आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहला आर्टिकल है द पेरिल्स ऑफ सिक्योरिटी रिपोर्टिंग। सिक्योरिटी रिपोर्टिंग इन द सेंस कि जैसे कि टेररिस्ट अटैक की रिपोर्टिंग, कितने आतंकवादी इंडिया के अंदर घुस आए, इस प्रकार की जब न्यूज़ों को रिपोर्ट करना होता है तो रिपोर्टर्स के सामने क्या चैलेंजेस होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे विजेता सिंह जी। विजेता सिंह जी द हिंदू के लिए ही रिपोर्टिंग करती हैं और ये बता रही हैं कि कैसे सिक्योरिटी रिपोर्टिंग में हमको जब कोई सोर्स मिलता है तो हम उस सोर्स को कोट नहीं कर सकते। रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज के थ्रू हम लोग न्यूज़ को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, बट जब वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो उसके दूसरे इश्यूज को, दूसरे साइड को डिस्प्ले करना। बहुत सारे न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को ज़्यादा टीआरपी पाने के लिए इमीडिएटली बिना वेरिफिकेशन पब्लिश कर देते हैं। तो रिपोर्टर्स के सामने क्या चैलेंजेस हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा व्यू पॉइंट इस आर्टिकल का देख लेंगे। फिर नीडेड अ पब्लिक हेल्थ डाटा आर्किटेक्चर फॉर इंडिया। मैं बोलूंगा ये जो आर्टिकल लिखा है ना आनंद कृष्णन साहब ने, ये आज का बेस्ट आर्टिकल है। ये प्रोफेसर हैं एट द सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। बड़ा जबरदस्त आर्टिकल लिख रखा है यहाँ पे आनंद कृष्णन साहब ने। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को समझेंगे डिटेल में। फिर यहाँ पे एक और आर्टिकल लिखा है किसने, तो ये लिखा है निधि प्रभा तिवारी जी ने। ये सीनियर सोशल सेक्टर स्पेशलिस्ट है उज्ज्वला के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के साथ ही काम कर रही हैं। ओवरऑल ये जो उज्ज्वला स्कीम है ना भारत सरकार की, इसकी ये तारीफ कर रही हैं। तो यहाँ पे जो उज्ज्वला स्कीम है जिसके चलते फ्री गैस कनेक्शंस बांटे गए हैं अलग अलग रूरल इलाकों में वुमेन डेड हाउस होल्ड्स को, उसकी तारीफ यहाँ पे की जा रही है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। देखिए हिंदू में कभी कभी प्रो सरकार आर्टिकल भी निकल जाते हैं, किसी स्कीम के क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स रहे हैं ये भी छपता है, ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल से आपको पता चलेगा। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर में डीलिमिटेशन एक्सरसाइज चल रही है और इस डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के चलते ऐसा लग रहा है कि भाई ओवरऑल ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है जम्मू के रीजन को, और ये जो कश्मीर वाला रीजन है इसके रिप्रेजेंटेशन को कंपैरेटिवली कम किया जा रहा है। जबकि अगर आप आबादी देखो तो कश्मीर वाले रीजन में ज्यादा है, जो कि मुस्लिम रीजन बोला जाता है, और जम्मू वाले रीजन में कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में जम्मू एंड कश्मीर में ओवरऑल जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी उसमें इंपॉर्टेंस जम्मू रीजन को ज्यादा दी जा रही है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। और चिली में गैब्रियल बोरेक के सामने क्या क्या चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। चिली के बारे में एक बेसिक इन्फो मैं पहले ही दे चुका हूं, ठीक है ना। कल का एडिटोरियल या करंट अफेयर्स में मैंने चिली शायद एडिटोरियल में डिस्कस किया था मैंने, तो पहले के एडिटोरियल से एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं उसको कंटिन्यूएशन में ही यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो 5 आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए अपने आर्टिकल को शुरू करते हैं। वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दो दोस्तों। कमेंट करके आप वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं, इससे यूट्यूब वीडियोस को ज्यादा रिकमेंड करता है। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो बात करते हैं नीडेड अ पब्लिक हेल्थ डाटा आर्किटेक्चर फॉर इंडिया। अगर देखा जाए तो इंडिया रिलायबल हेल्थ डाटा के लिए थर्स्टी है। बेसिकली इंडिया की प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं, इतनी ज्यादा आबादी, इतने सारे इनकम ग्रुप्स, इतने अलग अलग इलाके, रूरल अर्बन, तो भाई डाटा चाहिए हमको। देखिए जब भी हमारी सरकार पॉलिसी बनाती है, जब भी हमारी सरकार किसी इशू को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है, तो उस पॉलिसी के लिए, उस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें उस इशू से रिलेटेड डाटा चाहिए। वो डाटा हमें कहाँ मिलता है, खासकर हेल्थ के फील्ड में। तो हेल्थ के फील्ड में सबसे तगड़ा अगर अब तक कोई सर्वे है तो वो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल हेल्थ सर्वे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ डाटा है। अभी रिसेंटली 5वीं रिपोर्ट छपी, 5th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट छपी, और 5th राउंड में भी 2 फेजेस थे। फेज 1 था, फेज 2 था। फेज 1 कोरोना के पहले पूरा हो गया था और फेज 2 कोरोना के बाद पूरा हुआ। हालांकि फेज 1 में कुछ निगेटिव बातें थी और फेज 2 में एकदम से पॉजिटिव हो गई। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 के ऊपर अपने आप में बहुत से सवाल उठाए गए, पर हम उसमें अभी के लिए नहीं जाएंगे। यहां पे सिर्फ डाटा कलेक्शन के बारे में ऑथर बात कर रहा है। ऑथर कह रहा है कि भाई देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां राउंड यहां पे पब्लिश हुआ। उसके पब्लिश होने के बाद बहुत सारे जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट अपनी अपनी राय दे रहे हैं माल न्यूट्रिशन के ऊपर, फर्टिलिटी के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। बहुत सारी रैंकिंग्स के लिए इस पर्टिकुलर सर्वे के रिजल्ट्स को इस्तेमाल करता है नीति आयोग। बहुत सारे रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स अपनी सर्वे करते हैं इस सर्वे के रिजल्ट पे। ठीक है भाई, अब आप कह सकते हो कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ये एक बहुत बड़ा सर्वे है इंडिया के अंदर। 1992-93 से ये फैमिली हेल्थ सर्वे इंडिया के अंदर किया जा रहा है।
हर 4 से 5 साल के अंतराल पे किया जा रहा है और इस प्रकार के सर्वेज बाकी दुनिया में भी होते हैं। बाकी दुनिया में जो सर्वेज होते हैं उनको बोला जाता है डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे, और उन डेमोग्राफिक और हेल्थ सर्वे को इंडिया में आप बोल सकते हो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इंफॉर्मेशन फर्टिलिटी के ऊपर, चाइल्ड मोर्टिलिटी के ऊपर, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस के ऊपर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ सिलेक्टेड हेल्थ सर्विसेज के ऊपर आपको इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में मिल जाएगी। और इस सर्वे में जो मैक्सिमम रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो है वुमेन, जो कि अपनी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। आप बोलोगे वुमेन की रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या होती है, तो नॉर्मल अगर 15 साल से लेकर 49 साल तक इंडिया के अंदर जो वुमेन्स है वो बच्चे पैदा करती हैं। हालांकि देखा जाए तो 15 साल की बच्ची बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है और 49 ईयर्स की जो लेडी है वो थोड़ी ज्यादा बूढ़ी हो जाती है, मतलब बच्चे पैदा करने के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो। लेकिन 15 to 49 को रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप माना जाता है। और ये जो 5वां राउंड हुआ ना फैमिली हेल्थ सर्वे का, इसमें 6,36,699 हाउस होल्ड से सवाल पूछे गए। इन हाउस होल्ड्स के अंदर 7,24,115 वुमेन्स के सामने क्वेश्चनेयर पुट किया गया और 1,01,839 मेन के सामने क्वेश्चनेयर पुट अप किया गया। 250 करोड़ रुपए का यहाँ पे खर्चा आया है और इस खर्चे के लिए सरकार ने भी पैसे दिए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूसाइड ने भी पैसे दिए हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट DFID ने भी पैसे दिए हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भी पैसे दिए हैं। यूनिसेफ ने भी पैसे दिए हैं। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने भी पैसे दिए हैं। ठीक है, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस ने इस चीज के लिए यहां पे पैसे दिए हैं। अब अगर बात करें तो ओवर द ईयर्स अगर आप देखो पब्लिक डाटा हेल्थ की अगर आप बात करो तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ये बहुत सारा डाटा इकट्ठा करता है। HIV से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होता है भाई, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, आपको कैंसर हो गया, टोबैको अल्कोहल यूज की वजह से जो प्रॉब्लम हो गई, ये सब आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती है। तो अब आप देखो तो ओवरऑल बहुत सारा डाटा कवर होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में। अब हम इस मेन आर्टिकल के क्रक्स में आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब चौथा हुआ था उस समय पे जो हाउस होल्ड्स को क्वेश्चनेयर का चिट्ठा दिया गया था पेपर कि आप इन सवालों को जवाब दो, उसमें 74 क्वेश्चंस थे। जो वुमेन को क्वेश्चनेयर दिया गया था उसमें 93 पेजेस थे और 1139 क्वेश्चंस थे, 1139 क्वेश्चन। जो मेन को क्वेश्चनेयर दिया गया था उसमें 38 पेजेस थे और 843 क्वेश्चंस थे। अब आप समझो एक वुमेन से 1139 क्वेश्चंस का आंसर मांगा जा रहा है, एक मेन से 843 क्वेश्चंस का आंसर माना जा रहा है, एक पूरे के पूरे घर से 74 क्वेश्चंस का आंसर माना जा रहा है। और यह है NFHS 4 की बात। NFHS 5 में तो क्वेश्चंस और बढ़ गए हैं। तो अब आप समझो क्या किसी एक आप अपने आप को उस जगह पे रखो, आपको 840 क्वेश्चन थमा दिए जाए, आप कितना इंटरेस्ट के साथ उन क्वेश्चंस को पढ़ोगे? ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट कम हो जाएगा आपको। तो इसीलिए ऑथर यहां पे बोल रहा है कि NFHS को इतना ज्यादा बड़ा बना दिया गया है कि ओवरऑल इससे जो डाटा निकल के आ रहा है इसकी एक्यूरेसी पे भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। फिर ऑथर यहां पे बोल रहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज NFHS को ग्राउंड लेवल पे कंडक्ट करवाने में काम करवाता है और यहाँ पे बहुत सारी और एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं। अब आप समझिए, मान लीजिए मैं गांव में रहने वाला एक इंसान हूं और मेरे पास NFHS की कोई एजेंसी का कर्मचारी आया 843 क्वेश्चन का चिट्ठा लेके कि भाई आप इसमें अपने आंसर भर दो। अब मेरा दिमाग सोचो, मुझे अपनी नौकरी पे जाना है, मैं दिहाड़ी मजदूर हूं, मुझे पैसा कमाना है। अब उसमें मेरे पास कहाँ ही समय होगा 840 क्वेश्चन आंसर करने का। तो अगर मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, 2-3-4 दिन की दिहाड़ी मिल जाए, तो मैं भले उन क्वेश्चंस को बैठ के आंसर करूं। तो ये चीज कौन इंश्योर करेगा? जो आदमी आया क्वेश्चनेयर भरवाने के लिए। तो जो एजेंसीज NFHS का काम ग्राउंड लेवल पे कर रही हैं वो कितनी एफिशिएंट है, उनके अंदर काम करने वाले लोग कितने एफिशिएंट है, ये बहुत से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। और ये फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि एक सर्वे कितना एफिशिएंट तरीके से हुआ। तो इतना बड़ा सर्वे जब हो जाता है, इसमें इतनी सारी एजेंसीज और एम्प्लॉयज जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस केस में जो फाइनल रिजल्ट हमारे सामने निकल के आ रहा है वो कितना एक्यूरेट है इसके बारे में देखिए हमें ज्यादा जानकारी है नहीं। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि NFHS इज द ओनली सर्वे जो हेल्थ मिनिस्ट्री कंडक्ट करता है इतने हॉलिस्टिक स्केल पे। वैसे तो बहुत सारे सर्वे देखिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NNMS सर्वे, नेशनल NCD मॉनिटरिंग सर्वे हुआ है, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ है, ग्लोबल एडल्ट टबैको सर्वे हुआ है GATS,
ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत से सर्वे हुए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ है, तो इस प्रकार के सर्वेज भी इंडिया के अंदर हो रहे हैं, बट कोई भी सर्वे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एनएफएचएस जितना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, ठीक है ना। ओवरऑल इन बाकी सर्वेज में पैसा थोड़ा कम लगा है, और बाकी सर्वेज ना रेगुलर लेवल पे होते नहीं है, जिस रेगुलरिटीज के साथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है उस लेवल पे नहीं हो रहे बाकी सर्वे। क्योंकि सर्वे जैसे एनएफएचएस 4 में क्या डाटा था, एनएफएचएस 5 में क्या डाटा था, 3 में क्या डाटा था, इनका कंपैरिजन करके हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई कितना डेवलपमेंट हो रहा है। बाकी सर्वे जो अभी 1 या 2 बार ही हुए हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली उतने नहीं हुए हैं और ओवरऑल रेगुलर इंटरवल पे नहीं हो रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी के बारे में हमको ज्यादा आइडिया नहीं लग पाएगा, ये भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो अलग अलग इंडिविजुअल सर्वे कराए जाते हैं ना, कुछ तो ग्लोबल कमिटमेंट्स को मीट करने के लिए कराए जाते हैं, जैसे एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, टोबैको के ऊपर इंडिया क्या कर रहा है, इसकी इंटरनेशनल आंसर देने के लिए भी इंडिया के अंदर सर्वे करा दिया जाता है। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप एनएनएमएस सर्वे की बात करो, नेशनल एनसीडी मॉनिटरिंग सर्वे की बात करो, तो जब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात आ रही तो टोबैको यूज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं अगर आप एनएनएमएस में कवर कर रहे हो तो फिर उसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में क्यों जोड़ रहे हो? ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज का सर्वे कर रहे हो तो आप सिर्फ उस चीज का सर्वे करो, फिर वही सर्वे आप दूसरे सर्वे में क्यों कर रहे हो? चीजों को इंटरमिक्स क्यों कर रहे हो? इंटरमिक्स इसलिए की जा रही है क्योंकि हम लोग रिसर्च को कंफ्यूज कर रहे हैं प्रोग्राम मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस के साथ। एक चीज होती है रिसर्च, किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में जानकारी लेना, दूसरी चीज होती है प्रोग्राम मॉनिटरिंग, सरकार ने जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट की उसका क्या क्या बेनिफिट हुआ। तो एनएफएचएस में सब कुछ ही घुसेड़ दिया, सारी खिचड़ी पका दी, तो टबैको का कितना यूज हो रहा है, किसको कौन कौन सी बीमारियां हैं, कहां कहां पे मॉल न्यूट्रिशन बढ़ा घटा, सब कुछ जोड़ दिया, और सरकार ने डाटा को तोड़ मरोड़ के ये दिखाने की कोशिश की कि देखो भाई मॉल न्यूट्रिशन स्टैटिस्टिक्स पे इतनी अच्छी चीजें हुई हैं, ठीक है ना। ओवरऑल आप कह लो इंस्टीट्यूशनल मैटरनल हेल्थ केयर में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं। तो कुल मिला के ऑथर यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऑथर ये बोल रहा है कि सर्वेस को आप रिसर्च के पर्सपेक्टिव से देखिए, और जब आप रिसर्च के पर्सपेक्टिव से सर्वे को देखेंगे आप ज्यादा बेटर सर्वे कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अब ये जो सर्वे हुआ है अभी रिसेंटली, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसमें भाई डोमेस्टिक वायलेंस कितना हो रहा है, ब्लड कलेक्शन फॉर विटामिन D3 लेवल्स कितना हुआ, ये सब चीजें भी जोड़ी गई हैं। तो सर्वेस को अलाइन करने की जरूरत है, और ओवरऑल सर्वे में डिमांड को पहले सेग्रीगेट करो, उसकी जरूरत को सेग्रीगेट करो, उसके एंड रिजल्ट को सेग्रीगेट करो, और उस हिसाब से सर्वेस को सेग्रीगेट करो। इतनी कैपेसिटी डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के पास है नहीं। अब ये डिपार्टमेंट कैसे आ गया? ये वही डिपार्टमेंट है जो कि सर्वे के क्वेश्चनेयर को सेटअप करता है, कौन सा सवाल किससे पूछा जाएगा, कहां पे कितने कितने समय पे सर्वे कराया जाएगा, कितने लोग इसमें कवर होंगे, कौन कौन से कंट्री के ब्लॉक्स में सर्वे होगा, ये सब डिसाइड करता है डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम मॉनिटरिंग। और इसके पास भी वो टेक्निकल कैपेसिटी नहीं है कि ये इस प्रकार का सेग्रीगेशन कर पाए, इसलिए प्लीज ऑल अप्रोच लेके चलते हैं, सब कुछ कवर कर लो और सब कुछ के लिए सर्वे में आंसर हो, कुछ इस प्रकार की अप्रोच लेके चलते हैं जो कि ओवरऑल लॉन्गर टर्म में एफिशिएंट नहीं हो पाती। तो फाइनली अब देखिए इस सर्वे में बहुत ज्यादा बात करने की बजाय यहां पे ऑथर एंड में प्रपोज क्या कर रहा है इसको हम लोग देखते हैं। ये चीजें तो देखो अब आपको समझ में आ गई हैं कि सर्वे एनएफएचएस बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है और हम लोग सर्वे को ठीक तरीके से सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे ऑथर प्रपोज क्या कर रहा है? ऑथर प्रपोज कर रहा है 3 नेशनल सर्वेज, 3 नेशनल अलग अलग सर्वे। पहला सर्वे जो ऑथर प्रपोज कर रहा है वो है एनएफएचएस फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ इश्यूज सर्वे। एक तो ये सर्वे बोल रहा है ऑथर। दूसरा बोल रहा है अब बिहेवियरल सर्वेलेंस सर्वे, जो कि एचआईवी, एनसीडी, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन के ऊपर बात करता है। और तीसरा ऑथर बात कर रहा है न्यूट्रिशन बायोलॉजिकल सर्वे, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर, एंथ्रोपोमेट्री, ब्लड शुगर, सेरोलॉजी लेवल्स ये होंगे लोगों के। ये 3 अलग अलग सर्वे करवाओ और इन सर्वों को हर 3 से 5 साल के गैप पे करवाओ। तो ऐसा करा देने से होगा क्या कि हमारे पास 3 अलग अलग सेग्रीगेटेड डाटाबेसेस होंगे और उन सेग्रीगेटेड डाटाबेसेस के आधार पर हम ज्यादा अच्छी तरीके से डाटा रिपोर्टिंग कर पाएंगे, ज्यादा अच्छी तरीके से पॉलिसीज बना पाएंगे। और एट द एंड यहां पे ऑथर ये भी कह रहा है कि देखिए सर्वे कराने में केवल केंद्र की सरकार से काम नहीं बनेगा, राज्य को भी स्टेट के लेवल पे सर्वे कराने चाहिए। इन स्टेट के लेवल के सर्वे में पैसा खर्च होता है, इसलिए बहुत सारी राज्य की सरकारें इस सर्वे को कंडक्ट करती नहीं है। ओवरऑल इन सर्वे को कंडक्ट करने से फायदा ही होता है, तो इन सर्वे को कंडक्ट समय समय पर कराना चाहिए। और राज्य की सरकारों को अपने डाटा को
सिंक्रोनाइज करना चाहिए केंद्र की सरकार के साथ, क्योंकि इस डाटा से ऑब्वियस सी बात है राज्य की सरकार केंद्र की सरकार मिलकर अपना सेम ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाएंगी, और वो है लोगों के लिए काम करना। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस क्लीन कुकिंग फ्यूल प्लांट नीड्स मोर फायरिंग अप। यहां पे क्या बताया जा रहा है, तो निधि प्रभा तिवारी है, इनका क्या बोलना है कि नवंबर 2021 के मिडिल में ये मिली लीनू बिस्वाल से। लीनू बिस्वाल अर्ली 20s में थी, दंदसिंगा ग्राम पंचायत ऑफ दियोगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा में मिली, अपने इन लॉज के साथ रहती थी। तो बेसिकली एलपीजी की यहाँ पे बात हो रही थी, एलपीजी। तो यहाँ पे निधि प्रभा तिवारी ने लीनू से पूछा कि क्या आप एलपीजी का सिलेंडर यूज करते हो, उज्ज्वला के अंदर इनको एलपीजी का सिलेंडर मिला, तो उसने बोला हाँ यूज करता हूँ, लेकिन बहुत दिन से रिफिल नहीं है। तो क्या रिफिल कराने के लिए अभी के लिए आपके पास पैसे हैं, तो उसने बोला हाँ पैसे हैं, और यहाँ पे इनको ओवरऑल जो रिफिल था वो अवेलेबल कराया गया। बेसिकली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक जो फ्लैगशिप स्कीम है 2016 की सरकार की, उसकी यहाँ पे तारीफ की जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। वो हाउस होल्ड्स जो पहले की फायरवुड, कोल और काउडंग केक्स को जला के अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे, उनको अब यहाँ पे ओवरऑल क्या किया जा रहा है, तो उनको यहाँ पे जो उनकी फ्यूल रिक्वायरमेंट्स है वो एलपीजी गैस के थ्रू दी जा रही है। ठीक है भाई, अब ओवरऑल अगर बात की जाए तो 950 रुपए अभी के लिए एक बड़े सिलेंडर के लिए पे करने पड़ रहे हैं। हालांकि जो भी इसका सब्सिडी होता है वो लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आ जाता है, लेकिन सच में बात यह है कि 950 रुपए यहाँ पे लीनू के पास थे देने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे निकल आएंगे जिसके पास नहीं होंगे। इस आर्टिकल में तो ये दिखाया गया कि हाँ भाई, जब निधि प्रभा तिवारी ने लीनू से पूछा कि तुम्हारे पास गैस सिलेंडर देने के 950 रुपए, उसने बोल दिया हाँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोल देंगे ना कि नहीं है, खैर वो एक अलग बात है। यहाँ पे कर्क स्मिथ की बात हो रही। कर्क स्मिथ एक एमिनेंट प्रोफेसर थे बर्कले यूनिवर्सिटी के, इनका रिसेंटली 2020 में निधन हो गया। ये वो इंसान थे जिन्होंने इंडिया के अंदर इंडोर एयर पॉल्यूशन के ऊपर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की थी, और इन्होंने बताया था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं इंडिया की, उनको बहुत फायदा होगा अगर एलपीजी एक्सेस उनको करा दिया जाता है। फिर एक डॉक्टर गार्गी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जो कि उदयपुर में अपना एक क्लिनिक चलाती हैं एक एनजीओ के साथ मिलके, और इन्होंने बोला है कि जब एलपीजी गैस के थ्रू कुकिंग होती है तो जो लोग हैं उनके अंदर ट्यूबरक्लोसिस के केसेस कम है। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स की बात की जाए तो ऐसे घर जहां पे लकड़ी से या फिर कंडे जला के ओवरऑल खाना बनाया जाता है, वहां पे ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जो ट्यूबरक्लोसिस के केसेस लेके डॉक्टर के पास आता है उसको क्या बोलते हैं कि घर में एलपीजी का इस्तेमाल करिए। क्योंकि आपको ट्यूबरक्लोसिस ऑलरेडी हो गया और उसके बाद भी आप कंडे जला के खाना बना रहे हो तो आपका केस एग्रवेट हो सकता है। अगर आप देखो तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5 के हिसाब से उन हाउस होल्ड्स में टीबी ज्यादा है जहां पे सॉलिड फ्यूल्स को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, एलपीजी को इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो एलपीजी के इस्तेमाल के क्या फायदे हैं तो साफ साफ यहां पता चल रहा है। अब ओवरऑल एलपीजी के इस्तेमाल को उज्ज्वला स्कीम के थ्रू बढ़ाया गया और ये बढ़ी भी है। इंडिया में नंबर ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पिछले 5 साल में बढ़ गए। पहले थे 17,916, वो हो गया 25,116। वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स जहां पे पहले एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं होती थी वहां पे पहुंच चुकी है, और हजारों की तादाद में जो पहले विलेजेस थे जहां पे एलपीजी गैस नहीं पहुंच पाती थी, अब वो 100 में आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहां पे एलपीजी कनेक्शन भी पहुंच गया है और आराम से एलपीजी का रिफिल भी पहुंच जाता है। हर जगह पे तो नहीं पहुंचा है, लेकिन धीरे धीरे चीजें यहां पे सुधर रही हैं। तो अगर आप किसी गांव के घर के किचन में जाओगे तो वहां पे आपको बहुत अलग अलग प्रकार के मल्टीपल स्टैक्स नजर आएंगे, अलग अलग प्रकार के कुकिंग स्टोव्स नजर आएंगे। आपको कंडे जला के रोटी पकाने वाला भी कुकिंग स्टोव दिख जाएगा, फ्यूल वुड जला के वाला दिख जाएगा, एलपीजी सिलेंडर भी दिख जाएगा, इलेक्ट्रिक हीटर भी दिख जाएगा, केरोसिन के जो स्टोव होते हैं वो भी दिख जाएंगे। तो क्या होता है कि गांव के जो लोग हैं ना, वो अपने एनर्जी बास्केट्स को बहुत डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। क्योंकि देखिए गांव में बहुत सारी अलग अलग चीजों के लिए एनर्जी चाहिए। अब अगर ठंड पड़ रही है नॉर्थ इंडिया के किसी गांव में, तो वो एलपीजी पे पानी गर्म नहीं कर सकते, तो वो लकड़ी जला के ही पानी गर्म करेंगे। कोई बहुत बड़ा एक कह लो गांव के फंक्शन के लिए राइस बॉयल हो रहा है, तो वहां पे कंडे जला के या फिर लकड़ी जला के ही उसको बॉयल किया जाएगा, एलपीजी पे नहीं बनाया जाएगा। एलपीजी पे ऑब्वियस सी बात है जो घर का मेन खाना होता है वही बनाया जाता है, हर चीज एलपीजी पे नहीं की जाएगी। बहुत सारी चीजें तो वो कंडे जला के करने वाले हैं और वो जल्दी बदलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो पिछले 5 साल में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है उज्ज्वला के कस्टमर्स का, जिन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम का फायदा उठाया, वो बढ़ा है। देखा जाए तो पहले जब स्कीम शुरू हुई थी तो 14.3 किलो का सिलेंडर सालाना 3 इस्तेमाल करते थे। 2020-21 तक ये 4.2 पे आ गया। मतलब एक एवरेज हाउस होल्ड
4.2 सिलेंडर्स उज्ज्वला स्कीम के अंदर इस्तेमाल कर रहा है सालाना, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि नेचर पेपर के एक रिसर्च के हिसाब से जो नॉन उज्ज्वला रूरल कस्टमर्स हैं, जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, ऐसे 45% ही ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि 5 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोगों का 5 सिलेंडर तक में पूरे हाउस होल्ड का साल में काम चल जाता है। और अगर आप उज्ज्वला की बात करो तो अक्टूबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 के बीच में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो डाटा है वो बताता है कि उज्ज्वला स्कीम का बेनिफिट लेने वाले 32% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो कि 5 या 5 से ज्यादा सिलेंडर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जो नॉन उज्ज्वला कस्टमर्स हैं जो कि थोड़े वेल ऑफ है फाइनेंशियली, और जो उज्ज्वला कस्टमर्स हैं जो कि थोड़े गरीब हैं, उन दोनों के बीच में एक पैरिटी आ रही है। ये दोनों सेम अमाउंट ऑफ एलपीजी सिलेंडर सालाना इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो इनका लिविंग पैटर्न है वो थोड़ा सिंक्रोनाइज हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और ये जो एलपीजी गैस है इसका ग्रीन हाउस पोटेंशियल 0 बताया गया है। तो इंडिया के जो भी कमिटमेंट्स हैं इंटर गवर्नमेंटल प्लैनेट ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर, तो उसको भी सपोर्ट करती है ये एलपीजी गैस। साथ साथ सोलर हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, बायोमास चूल्हा, बायोगैस, ये सब भी चीजें इस चीज में क्वालिफाई करती है। बट अभी के लिए इस आर्टिकल का जो स्कोप है वो एलपीजी है, इसलिए हम एलपीजी के कंटेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं। अगर उज्ज्वला स्कीम का बेनिफिट देखा जाए तो लेट 2019 तक 8 करोड़ उज्ज्वला कस्टमर्स थे। और 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का बोलना, जितने भी ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, बड़ी बड़ी 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो इंडिया की, कौन सी है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। उनके जो 8 करोड़ उज्ज्वला कस्टमर्स हैं, इनको और बढ़ाने की बात की जा रही है। और ये बढ़े हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के दम पे और पहल स्कीम के दम पे, जिसको बोला जाता है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, जो कि 2014 में शुरू किया गया था। फिर यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कीम के साथ कुछ और अच्छी चीजें भी हुई हैं। सिलेंडर का प्रोडक्शन, प्रेशर रेगुलेटर्स का प्रोडक्शन, होस का प्रोडक्शन, एलपीजी स्टोव्स का प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन भी यहाँ पे बढ़ा है और इससे भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। और लोकल लेवल पे एमपीज वगैरह भी उज्ज्वला की स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल इंडिया के अंदर इस पूरे की पूरे एलपीजी के इकोसिस्टम को सिस्टमैटिक तरीके से इंप्रूव करने की कोशिश की गई है, जिसका हमको बेनिफिट भी अभी के लिए मिल रहा है। तो अभी के लिए दोस्तों मैं इस डिस्कशन को यहां पे खत्म कर रहा हूं। 3 आर्टिकल्स बचे हैं। एक तो ड्रॉइंग द लाइन, जेएंडके का रीऑर्गेनाइजेशन, दूसरा चिली में जो गैब्रियल बोरिक साहब के सामने क्या क्या प्रॉब्लम है, और तीसरा द पेरल्स ऑफ सिक्योरिटी रिपोर्टिंग। इसको मैं एक अलग वीडियो में आपके सामने लेके जाऊंगा। प्रॉमिस है पक्का वीडियो आज ही आएगी, थोड़ा शाम तक आएगी, लेट आएगी, लेकिन अभी के लिए एडिटोरियल आपको मिल गया, शाम को भी एक वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत जाइएगा, ज्वाइन बटन दबा दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।